मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक एग योक के अंदर ग्रीन कलर के लिक्विड को इंजेक्ट किया जाता है, जिसके फौरन बाद ये एग योक 1 से 2 हो जाता है। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एक फ्लोर पे कुछ लोग मिलकर एक स्टार को बना रहे होते हैं। दरअसल ये स्टार एलिजाबेथ स्पार्कल नाम की एक एक्ट्रेस के नाम पे बनाया जा रहा था। एलिजाबेथ एक मॉडल होती है और साथ में एक फिटनेस शो की होस्ट भी होती है। स्टार बनने के बाद लोग इसके पास आकर सेल्फीज भी लेने लगे, लेकिन अब धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और लोगों का इस स्टार से ध्यान हटता चला गया और अब इस स्टार की कंडीशन भी खराब हो चुकी थी और ये टूट भी चुका था और लोगों ने इसे ठीक भी नहीं किया। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हम एलिजाबेथ स्पार्कल को देखते हैं, जो अभी भी उसी फिटनेस शो को होस्ट कर रही होती है। आज उसका 50वां बर्थडे होता है। एलिजाबेथ अब पहले की तरह जवान और खूबसूरत नहीं रही थी। बुढ़ापा उसके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा था। खैर वो शूटिंग खत्म करके वॉशरूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन किसी वजह से लेडीज वॉशरूम बंद होता है, इसलिए वो मेल वॉशरूम चली जाती है। वहाँ पे शो का डायरेक्टर भी आ जाता है और वो फोन पे किसी से बातें कर रहा था कि जहाँ पहले उसके शो की रेटिंग्स काफी ज्यादा थी, अब उसकी रेटिंग्स गिरती जा रही है और इसकी वजह एलिजाबेथ है, क्योंकि वो पहले की तरह जवान और खूबसूरत नहीं रही। उसके शो के लिए अब नया और जवान खूबसूरत चेहरा चाहिए, इसलिए अब एलिजाबेथ को इस शो से निकालना होगा और उसकी जगह पे कोई नया और खूबसूरत चेहरा लाना होगा, जिसकी वजह से टीआरपी फिर से वापस आ सके। खैर अब ये सारी बातें एलिजाबेथ वॉशरूम से सुन लेती है, जिसे सुनकर उसे काफी बुरा लगता है और वो खुद के चेहरे को मिरर में देखने लगती है, जहाँ उसे सच में लगता है कि अब वो वाकई बूढ़ी हो चुकी है और अब तो उसे इस शो से निकालने की प्लानिंग भी हो रही थी, लेकिन वो खुद को ऐसे निकलता नहीं देख सकती थी, इसलिए वो डायरेक्टर से मिलने के लिए होटल जाती है। वो डायरेक्टर से कहती है कि उसे ना निकाला जाए, लेकिन डायरेक्टर उसे साफ साफ मना कर देता है कि वो उसके शो में काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसके शो को चलाने के लिए एक जवान और खूबसूरत चेहरा चाहिए और अब वो 50 साल की हो चुकी है, इसलिए उसके शो की गिरती टीआरपी को वापस ठीक करने के लिए एक नया खूबसूरत और जवान चेहरा चाहिए। अब डायरेक्टर के मना करने की वजह से एलिजाबेथ पूरी तरह से टूट जाती है और हताश निराश होकर वहाँ से चली जाती। गाड़ी चलाते हुए एलिजाबेथ काफी परेशान थी, क्योंकि डायरेक्टर की बातें अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी। तभी वो रास्ते में देखती है कि बिलबोर्ड पे लगी उसकी तस्वीर को हटाया जा रहा है, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और सामने से आ रही कार से उसका टक्कर हो जाता है। लेकिन इतने बड़े टक्कर के बाद भी एलिजाबेथ को एक खरोच तक नहीं आती और डॉक्टर भी ये देखकर काफी हैरान होते हैं। डॉक्टर उसका चेकअप करके उसे डिस्चार्ज दे देते हैं, लेकिन इतने बड़े एक्सीडेंट से बचने के बाद भी एलिजाबेथ खुश नहीं थी। वो बस रोई जा रही थी, क्योंकि उसे इस एक्सीडेंट से बचने की खुशी से ज्यादा दुख इस बात का था क्योंकि उसे शो से निकाला जा रहा था, वो भी सिर्फ उसकी उम्र की वजह से। अब डिस्चार्ज होने से पहले डॉक्टर वहाँ खड़े एक मेल नर्स को एलिजाबेथ का चेकअप करने को बोलता है, जिसके बाद वो एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी को चेक करता है और बोलता है यू आर ए गुड कैंडिडेट। उसके बाद वो उसके कपड़े दे देता है। ये सुन के एलिजाबेथ को थोड़ा अजीब तो लगता है। खैर वो कपड़े पहनकर अब बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो जैसे ही अपने कोट पे हाथ डालती है, उसे एक चिट मिलता है जिसमें लिखा होता है इसने मेरी लाइफ बदल दी और साथ में एक ड्राइव भी होता है। वो समझ जाते हैं कि ये चिट और ड्राइव उसी मेल नर्स ने डाला है। तभी वहाँ पे एलिजाबेथ का एक स्कूल फ्रेंड फ्रेड मिल जाता है। वो एलिजाबेथ को देखकर काफी खुश हो जाता है। वो उसे अपना नंबर देता है। उसके बाद एलिजाबेथ अपने घर आ जाती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ को उस शो से निकाला जा चुका है, जिससे एलिजाबेथ काफी अपसेट रहने लगी है। तभी उसे याद आता है कि उसे तो एक पेन ड्राइव मिली थी। वो उसे टीवी में लगाकर चलाती है। उसमें सब्सटेंस कंपनी नाम के एक प्रोडक्ट का एड चल रहा होता है। इस एड में बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट को यूज करने वाला इंसान अपना यंग और ब्यूटीफुल वर्जन क्रिएट कर सकता है, यानी कि इस प्रोडक्ट को यूज करने वाले इंसान के अंदर से एक दूसरी बॉडी बाहर निकलेगी जो उसी का दूसरा रूप होगा। इस प्रोडक्ट के साथ एक एक्टिवेटर भी मिलेगी जो दोनों बॉडीज को आपस में जोड़ कर रखेगी। इससे दोनों अपनी लाइफ को आराम से जी सकती है, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उन्हें हर हफ्ते अपनी बॉडीज को स्विच करना है, यानी कि जब न्यू बॉडी एक्टिवेट रहेगी तो पुरानी बॉडी कोमा में रहेगी। इसके बाद नई बॉडी को एक्टिवेट रहने के लिए उसे हर हफ्ते अपनी बॉडी के अंदर एक फ्लूइड को इंजेक्ट करना होगा जो उसे पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से मिलेगी। ये आसान तो नहीं था, लेकिन इससे एलिजाबेथ वापस यंग होकर अपनी लाइफ को जी सकती थी। खैर एलिजाबेथ इस एड पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और इस ड्राइव को बकवास समझकर डस्टबिन में फेंक देती है। अब एलिजाबेथ एक बार जाती है जहाँ पे उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। वो वहाँ पे एक यंग कपल को भी देखती है, जिसे देखकर उसे काफी जेलस फील होता है, क्योंकि अब वो उनकी तरह नहीं जी सकती थी। घर आने के बाद वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और चीजों को तोड़ने फोड़ने लग जाती है। उसे अपनी जवानी की तस्वीरें याद आ रही थी। उसे बस वापस फिर से यंग और ब्यूटीफुल होना था ताकि वो फिर से फेमस हो सके। तभी उसे उस सब्सटेंस की याद आती है और वो वापस उस ड्राइव को निकालकर उस पे दिए गए नंबर पे कॉल कर लेती है। फोन पे बातें करने वाला इंसान एलिजाबेथ से ज्यादा बात
बात नहीं करता, बस वो उससे उसका एड्रेस पूछता है और उसे एक एड्रेस को नोट करने को बोलता है और उस पते पे उसे जाने को बोलता है। अब अगली सुबह एलिजाबेथ न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, तभी उसे मॉडल के रोल के लिए एक एड दिखाई देता है। ये एड उसी के कंपनी ने लगाया था। ये वही पोस्ट था जिससे एलिजाबेथ को रिप्लेस किया गया था। इस एड को देख के एलिजाबेथ काफी गुस्से में आ जाती है। अब एलिजाबेथ एक इन्वेलप को खोलती है जो उसने न्यूज़पेपर के साथ उठाया था। जब वो उस इन्वेलप को खोलती है तो उसमें उसे एक गेट का एक्सेस कार्ड मिलता है। इस कार्ड पे एक नंबर लिखा होता है। वो उस कार्ड को लेकर उसी पते पर जाती है जो कल रात कॉल पे उस आदमी ने उसे बताया था। वो एक खुफिया सी जगह थी। वहाँ पहुंचकर उसे एक गेट मिलता है जिसे वो उसी कार्ड से ओपन करती है। अंदर जाने के बाद उसे बहुत सारे लॉकर्स दिखाई देते हैं जिसमें वो कार्ड पर दिए गए नंबर वाले लॉकर को खोलती है। उसमें उसे एक बॉक्स मिलता है जिसे लेकर वो घर आ जाती है। घर आकर एलिजाबेथ उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक एक्टिवेटर, एक स्टेबलाइजर किट जिसकी फ्लूइड उसी की ओल्ड बॉडी की रीढ़ की हड्डी से मिलेगी जैसे इंस्ट्रक्शन उस ड्राइव में थी। और ये फ्लूइड न्यू बॉडी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बिना न्यू बॉडी ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगी और इसे वो हर दिन लगाना है। इसके अलावा एक स्विच किट मिलता है और कुछ लिक्विड फूड पैकेट्स भी होते हैं जो न्यू एंड ओल्ड बॉडी के लिए था। अब सबसे इम्पोर्टेंट उस बॉक्स में कुछ इंस्ट्रक्शंस कार्ड भी थे जिसमें पहला कार्ड था एक्टिवेटर यूज करने का जो सिर्फ सिंगल यूज के लिए था। उसके बाद अपने आप को स्टेबलाइज करना होगा, इससे उसकी एक नई बॉडी निकल जाएगी जो बिल्कुल यंग होगी। उसके बाद उसे हर हफ्ते अपने ओल्ड और न्यू बॉडी को स्विच करना होगा और ये पार्ट वो स्किप नहीं कर सकती। और लास्ट एंड इम्पोर्टेंट कार्ड में ये लिखा था कि याद रखना तुम दो नहीं बल्कि एक ही हो। अब आखिरी बार एलिजाबेथ खुद को पूरी तरह से मिरर में देखती है और कुछ सोच रही होती है जैसे कि वो डिसाइड नहीं कर पा रही हो कि उसे ये करना चाहिए या फिर नहीं। काफी सोचने के बाद एलिजाबेथ एक्टिवेटर को इंजेक्शन में डाल के खुद को इंजेक्ट कर लेती है। थोड़ी देर तक तो उसे कुछ फील नहीं होता लेकिन फिर उसे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। देखते ही देखते उसे बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है और वो दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो जमीन पे नीचे गिर जाती है। अचानक उसकी आंखें स्प्लिट होने लग जाती है और आईबॉल्स 1 से 2 हो जाते हैं। अगले ही पल उसके बैक ओपन होती है और उसमें से एक नई बॉडी बाहर आ जाती है। ये बॉडी एलिजाबेथ का ही दूसरा और यंग वर्जन था। अब ये नई बॉडी कुछ देर तक खुद को मिरर में देखती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उसने यूज किया है वो सच में काम करता है। काफी देर तक खुद की खूबसूरती को देखने के बाद नई बॉडी अपनी पुरानी बॉडी के बैक को सिल देती है जिसे फाड़कर वो बाहर निकली थी। अब वो 7 दिनों तक अपनी ओल्ड बॉडी को जिंदा रखने के लिए एक फूड बैग का ड्रिप भी चढ़ा देती है। एलिजाबेथ अभी भी जिंदा होती है लेकिन वो इस हालत में नहीं थी कि कुछ कर सके। रात भर वो सो नहीं पाई क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। अगली सुबह उसकी नाक से खून बहने लगा। तब उसे याद आता है कि उसे तो स्टेबलाइजर किट दिया गया था जिसकी फ्लूइड उसे ओल्ड बॉडी की रीढ़ की हड्डी से निकालनी है। ये फ्लूइड उसे हर दिन अपनी बॉडी में लगाना है। वो तुरंत ही ओल्ड बॉडी की रीढ़ की हड्डी से फ्लूइड निकालती है और खुद को इंजेक्ट करती है। वो जैसे ही इस फ्लूइड को इंजेक्ट करती है वैसे ही उसकी नाक से खून बहना बंद हो जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। अब एलिजाबेथ इस नई खूबसूरत बॉडी को और खूबसूरत बनाने के लिए रेडी हो जाती है और रेडी होकर उसी शो के ऑडिशंस के लिए जाती है जहाँ से उसे निकाला गया था। यहाँ पे वो अपना नाम शू बताती है। शू की खूबसूरत बॉडी को देखकर कास्टिंग डायरेक्टर्स इम्प्रेस हो जाते हैं और शो का डायरेक्टर तो उसे तुरंत ही हायर कर लेता है। इस जॉब को पाकर शू बहुत ज्यादा खुश होती है। तब उसे याद आता है कि उसे तो हर हफ्ते अपनी बॉडी को भी स्विच करना है। वो तुरंत ही डायरेक्टर से बोलती है लेकिन मैं ये जॉब तभी कर पाऊंगी जब मुझे एक हफ्ते छोड़कर दूसरे हफ्ते छुट्टी मिलेगी क्योंकि मेरी माँ बीमार है, इसलिए हर हफ्ते मुझे गाँव जाना होता है अपनी माँ की देखभाल के लिए। डायरेक्टर उसकी हर बात को मान लेता है क्योंकि वो शू को किसी भी हाल में अपने शो का नया चेहरा बनाना चाहता था। शू काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि वो वापस उसी जगह पे काम करने वाली थी जहाँ से उसे निकाला गया था। कुछ ही दिनों में शू इस शो की वजह से काफी पॉपुलर हो जाती है और हम देखते हैं कि उसकी बड़ी सी तस्वीर उसके घर के सामने ही बिलबोर्ड पे लग जाती है जिसे देखकर शू काफी ज्यादा खुश होती है। इस लाइफ को एंजॉय करते हुए पूरे 6 दिन बीत जाते हैं और आज 7वां दिन होता है यानी कि बॉडी को स्विच करने का दिन, जिससे अब पुरानी एलिजाबेथ पूरे 1 हफ्ते के लिए एक्टिवेट रहेगी यानी कि अगले 1 हफ्ते तक शू हाइबरनेशन में रहेगी। अब शू उसी जगह पे जाती है जहाँ पे एलिजाबेथ की बॉडी है। शू स्विच किट निकालती है और उसे खुद की और एलिजाबेथ की बॉडी में लगा देती
जाती है और जैसे ही दोनों के ब्लड एक दूसरे की बॉडी में जाते हैं वैसे ही एलिजाबेथ को होश आ जाता है। अब वो बचा हुआ दूसरा फूड बैग सू की बॉडी में अटैच कर देती है जिससे अगले 7 दिनों तक सू की बॉडी जिंदा रहे। इसके बाद वो रेडी होकर अपने पुराने ऑफिस चली जाती है। यहाँ पे वो शो का डायरेक्टर उसे उसके पैसे की जगह उसका रखा हुआ सामान देता है और साथ में एक रेसिपी बुक भी गिफ्ट करता है और उसके इंसल्ट करते हुए ये कहता है कि उसे अब मॉडलिंग की जगह घर में खाना बनाना चाहिए। ये सब सुन के एलिजाबेथ को बहुत बुरा लगता है लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती और अपना सामान लेकर घर आ जाती है। घर आकर एलिजाबेथ कैलेंडर पे अपने और शो के लिए फिक मार्क करती है और फिर टीवी देखती है। अगले दिन वो न्यूज़पेपर पढ़ती है। उसी के साथ सब्सटेंस कंपनी का इन्वेलप भी होता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी नई रिफिल किट आ चुकी है और वो उसे जाकर ले सकती है। अब वो रिफिल किट लेने उसी जगह पे जाती है और उसे लेकर घर आ जाते हैं और अब ऐसे ही 7 दिन पूरे हो जाते हैं और बॉडी फिर से स्विच होती है यानी कि अब सू एक्टिवेट हो जाती है। अभी शो की वजह से सू बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी इसलिए वो कभी घर पे होती कभी नहीं होती और इस बात का भी डर था कि इस दौरान कहीं उसकी और एलिजा की सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने घर की किसी दीवार को तोड़कर उसमें एलिजा की बॉडी को छिपा देगी। दीवार तोड़ने की वजह से काफी शोर होता है जिससे परेशान होकर उसका एक नेबर उससे कंप्लेन करने के लिए उसके घर आता है लेकिन वो उससे कंप्लेन करने की जगह उसकी खूबसूरती पे ही फिदा हो जाता है। उल्टा वो उसे इम्प्रेस करने के लिए उससे कहता है कि आप चाहो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपके पास वाले घर में ही रहता हूँ। लेकिन शू उसकी हेल्प नहीं लेती क्योंकि वो तो सीक्रेट काम कर रही थी। वो उस नेबर को थैंक्स बोलकर दरवाजा उसके मुँह पे ही बंद कर देती है। अब शू वापस उस काम में लग जाती है और कई घंटे तक उस पे लगकर उसे पूरा कर लेती है और एक सीक्रेट कमरा तैयार कर लेती है। इसके साथ ही वो एलिजाबेथ की सारी फोटोज भी इसी कमरे में छिपा देती है ताकि किसी को भी शक ना हो कि ये घर उसका नहीं बल्कि एलिजाबेथ का है। इसके अलावा वो अपने इस नई बॉडी से इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी थी कि वो इस पूरे घर में सिर्फ अपनी ही तस्वीरें लगाना चाहती थी। इस नई बॉडी में एंजॉय करते हुए 7 दिन कैसे निकल जाते हैं शू को पता ही नहीं चलता और देखते ही देखते बॉडी स्विच करने का दिन आ जाता है लेकिन शू अभी भी बॉडी को स्विच नहीं करना चाहती थी। वो अभी कुछ दिन और इस बॉडी में रहना चाहती थी इसलिए वो एलिजा की बॉडी में लगे फूड ड्रिप को स्लो कर देती है और रेडी होकर एक पार्टी में चली जाती है। जब वो वापस घर आती है तो वो एक लड़के के साथ थी। वो उसके साथ एंजॉय कर रही होती है तभी उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगती है और उसके नाक से खून बहने लगता है। वो दौड़कर वॉशरूम की तरफ जाती है। उसे पता था कि ये सब बॉडी स्विच ना करने की वजह से हुआ है लेकिन फिर भी वो बॉडी स्विच नहीं करती बल्कि वो डिसाइड करती कि वो कुछ दिन और इस बॉडी में रहेगी। इसके लिए वो स्टेबलाइजर किट का यूज करती है और एलिजा की बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालकर खुद की बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। इसके बाद वो वापस उस लड़के के पास जाती है। वो शू को देखकर बोलता है कि वो तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। अब कुछ दिन के बाद शू के स्विच करने के बाद एलिजाबेथ जब एक्टिवेट होती है तो वो कमरे की हालत देखकर शॉक्ड हो जाती है। तभी उसकी नजर विंडो पे लगी नोट पे पड़ती है जो ट्रॉय नाम के लड़के का था। ये नोट शू के लिए था। एलिजा जब इस नोट को निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है तो उसकी नजर उसकी फिंगर्स पे पड़ती है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई बहुत ही बूढ़ी औरत का हाथ हो। एलिजा ये देख के डर जाती है। तभी उसे अपने बैग में कुछ पेन सा फील होता है। जब वो चेक करती है तो देखती है कि उसके बैग में तो वाउंड है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि सू ने एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाले हैं। घबराकर एलिजा तुरंत ही सब्सटेंस कंपनी को फोन लगाती है और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताती है और इसे कैसे ठीक करना है उसका सॉल्यूशन भी मांगती है। लेकिन फोन के दूसरी तरफ वाला पर्सन कहता है कि अगर एक बॉडी एक्स्ट्रा फ्लूइड यूज करेगी तो इसकी कीमत दूसरी बॉडी को चुकाना होगा और इसे वापस ठीक भी नहीं किया जा सकता। आगे वो कहता है कि इसीलिए तो ये वीकली साइकिल बनाया गया है जिसे परफेक्टली फॉलो करना होगा इस डबल लाइफ को जीने के लिए। फोन वाला इंसान उसे फिर से याद दिलाता है कि वो दोनों एक ही पर्सन है इसलिए दोनों को बैलेंस बना के ही चलना होगा। एलिजा गुस्से में फोन रखकर घर की सफाई करने लग जाती है। तभी वो टीवी पे शू के शो को टेलीकास्ट होते हुए देखती है। वो शू की बॉडी को देखकर जेलस फील करने लगती है और गुस्से में टीवी बंद करके अपनी नई रिफिल किट लेने घर से बाहर चली जाती है। वो जैसे ही रिफिल किट का बॉक्स लेती है वैसे ही बाहर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो तुरंत ही वहाँ से निकलकर एक कैफे आ जाती है। कैफे में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो बड़बड़ाते हुए उससे कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा था। एलिजा नोटिस करती है कि उसके हाथ पे भी एक ब्लैक मार्क है जो सेम उस मेल नर्स के हाथ पे भी था जिसे उसने हॉस्पिटल में देखा था। इसके पास भी सेम की कार्ड था जो एलिजा के पास था जहाँ वो रिफिल किट लेने जाती है। एलिजा समझ जाती है कि ये बूढ़ा आदमी उसी मेल नर्स की ओल्ड बॉडी है यानी कि इसने भी सब्सटेंस यूज किया था। बूढ़ा आदमी एलिजा से कहता है कि तुम जितनी बार भी स्विच करोगी तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा और तुम जेलस फील करोगी। एलिजा उसकी बातों से घबराकर वहाँ से जाने लगती है। तब वो बूढ़ा आदमी चिल्लाकर उससे पूछता है कि
क्या तुम्हारी नई बॉडी ने तुम्हें खाना तो नहीं शुरू किया ना। ये सुनकर एलिजा जल्दी से डरकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो ट्रॉय से टकरा जाती है। ट्रॉय वही है जिसे शू घर पे लाई थी। उसे देखकर एलिजा को फ्रेड की याद आती है। तब उसे याद आता है कि उसने तो उसे अपना नंबर दिया था। वो घर आकर अपने पर्स में उसका नंबर वाला कार्ड खोजती है। उसके बाद उसे कॉल करके डिनर के लिए इनवाइट करती है। फ्रेड से मिलने के लिए एलिजा बहुत सुंदर सा ड्रेस पहन के रेडी हो जाती है और बहुत अच्छा मेकअप करती है। वो जैसे ही घर से निकलने वाली होती तब उसकी नजर बिल बोर्ड पे लगी शू की तस्वीर पे पड़ती है। उस फोटो को देखकर एलिजा का सारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। वो वापस वॉशरूम जाकर खुद को शू की तरह बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाने की वजह से फ्रस्ट्रेट होकर अपना मेकअप खराब कर लेती है। जिसके बाद वो फ्रेड से भी मिलने नहीं जाती है और डिप्रेशन में घर पे ही बैठ के बहुत सारा खाना खा लेती है। अब एलिजाबेथ के स्विच करने के बाद सू अपने शो की रिहर्सल पे जाती है। वो डांस कर ही रही होती है, तभी उसे लोअर बॉडी पे हम्प सा महसूस होता है। वो तुरंत ही शूटिंग छोड़कर वॉशरूम चली जाती है। इस हम्प को वो स्क्रॉल कराते हुए अपने बेली बटन तक लाती है और वहाँ से बाहर निकालती है। जब वो बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि ये तो चिकन का एक बड़ा सा लेग पीस है जो रात में एलिजाबेथ ने खाया था। डरकर जब उसकी नींद खुली तो उसे पता चला कि ये तो उसका नाइटमेयर था, जो उसने तब देखा जब एलिजाबेथ ने स्विच करके सू को एक्टिवेट किया था। जागने पे वो देखती है कि यहाँ तो एलिजा ने बहुत सारा खाना खाया था। सुबह सू सब्सटेंस कंपनी को फोन करके उन्हें कंप्लेन करती है कि एलिजा बस खाती है, सोती है और टीवी देखती है, इसलिए उनके बीच कोऑर्डिनेशन सही नहीं बैठ रहा। लेकिन कंपनी ये बोलकर फोन काट देती है कि तुम दोनों दो नहीं बल्कि एक ही हो। जब वो शूटिंग पे जाती है तो उसे पता चलता है कि ये शो बंद कर दिया गया है और सारा सामान पैक करके शूटिंग भी कैंसिल कर दी गई है। वो इस बारे में डायरेक्टर से बात करने जाती है तो डायरेक्टर उसे बोलता है कि वो अभी शो में काम नहीं करेगी। सू डर जाती है। अगले ही पल वो हंसते हुए शू से कहता है कि रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रहा था। दरअसल तुम्हारी पॉपुलैरिटी की वजह से इस शो की टीआरपी अब डबल हो चुकी है, इसलिए अब तुम ये शो नहीं बल्कि इससे भी बड़ा शो न्यू ईयर ईव को होस्ट करोगी। इस शो की वजह से अब वो ज्यादा बिजी होने वाली थी और उसे ज्यादा छुट्टियां लेने के लिए भी अब नहीं बोला गया। शो इस शो को होस्ट करने के लिए हाँ बोल देती है, हालांकि ये वो दिन था जब उसे बॉडी को स्विच करना था। अब इसकी वजह से सू काफी दिनों तक अपनी बॉडी स्विच नहीं करती और एलिजा की बॉडी से स्टेबलाइजर निकालकर खुद को इंजेक्ट करती रहती है, जिसका परिणाम हमें एलिजा की बॉडी पर देखने को मिलता है। अब काफी दिनों के बाद जब शू बॉडी स्विच करती है तो एलिजाबेथ की बॉडी की हालत काफी खराब हो चुकी थी। अब वो काफी बूढ़ी लगने लगी थी क्योंकि सू ने उसकी बॉडी से बहुत सारे सीरम निकाल लिए थे। अब एलिजा अपनी बॉडी की इस हालत को देखकर वो सू पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है। गुस्से में वो सू की फोटोज को इधर उधर फेंकती है और साथ में उस विंडो को भी न्यूज़पेपर से कवर कर देती है जहाँ से सू की बिलबोर्ड वाली फोटो दिख रही थी। अब वो सब्सटेंस कंपनी को फोन लगाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। वो कहती है कि मुझे ये सब रिवर्स करना है, मुझे अपनी पुरानी बॉडी वापस चाहिए। फोन वाला पर्सन कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये सब रिवर्स नहीं हो सकता, जो हो गया सो हो गया। अब आपको आपकी पुरानी बॉडी नहीं मिल सकती। अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप चाहो तो इसे अभी के अभी रोक सकते हैं और इसी बॉडी में पूरी लाइफ स्पेंड कर सकते हो। एलिजा को अपनी पहले वाली पूरी बॉडी चाहिए थी, उसे अपनी इस आधी बूढ़ी बॉडी में नहीं रहना था, इसलिए वो गुस्से में फोन काट देती है। तभी उसे सू के उस फेमस शो के लिए कॉल आता है, जिसके बाद एलिजा पॉपुलैरिटी के लालच में सब कुछ भूलकर फिर से स्विच कर लेती है। स्विच होने के बाद सू फिर से सेल्फिश हो जाती है और वो एलिजा की बॉडी से एक साथ पूरे 3 महीने का फ्लूइड निकालकर खुद को इंजेक्ट कर लेती है। 3 महीने तक सू इस बॉडी को पूरी तरह से एंजॉय करती है और वही पॉपुलैरिटी अचीव करती है जो वो कब से चाहती थी। उसे अब वो नेम और फेम मिल चुका था। खैर अब वो टाइम आ चुका था जब वो न्यू ईयर ईव शो को होस्ट करने वाली थी। लेकिन इस शो के एक रात पहले वो एक लड़के को अपने घर लाती है। वो उसके साथ इंटीमेट हो ही रही होती कि तभी उसे एहसास होता है कि उसकी बॉडी की स्किन फट रही है। वो तुरंत ही एलिजा की बॉडी के पास जाती है उससे सीरम निकालने के लिए, लेकिन आज तो सीरम निकला ही नहीं, इसलिए वो कंपनी को फोन करती है और उनसे पूछती है कि अब एलिजा की बॉडी से सीरम नहीं निकल रहा है, उसे क्या करना चाहिए। कंपनी उससे कहती है कि अगर सीरम नहीं निकल रहा तो इसका मतलब अब उसकी बॉडी से पूरी तरह से सीरम खत्म हो चुका है, इसलिए नया सीरम बनने तक उसे वेट करना होगा और तब तक उसे बॉडी अपनी स्विच करनी चाहिए। सू के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था और उसकी हालत खराब हो रही थी, इसलिए अब वो स्विच कर लेती है। स्विचिंग के बाद एलिजा खुद को देखकर चिल्लाती है, जिसकी आवाज सुनकर उसका बॉयफ्रेंड वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। उसे लगता है कि सू किसी प्रॉब्लम है। वो वॉशरूम का दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि तभी एलिजा जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे गुस्से में एलिजा उसे वहाँ से जाने बोलती है। एलिजा की डरावनी आवाज सुनकर वो लड़का
वहाँ से भाग जाता है। एलिजा जब खुद की बॉडी को मिरर में देखती है तो वो डर जाती है। वो खुद की बॉडी को पहचान नहीं पा रही थी। अब वो इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी थी कि वो एक इंसान कम और क्रिएचर ज्यादा लग रही थी। वो फौरन कंपनी को फोन करती है और उसे ये सब रोकने को बोलती है। कंपनी उसे उसका टर्मिनेशन किट डिलीवर कर देती है। अगली सुबह एलिजा अपनी बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेती है ताकि बाहर उसे कोई इस तरह से देख ना पाए, और अपना टर्मिनेशन किट लेने उसी जगह पे चली जाती है। किट लाने के बाद एलिजा सू की बॉडी को वॉशरूम से घसीटते हुए लिविंग रूम में लेकर के आती है। अब वो इस ब्लैक कलर के टर्मिनेशन लिक्विड को सू के हाथ में इंजेक्ट करने ही वाली होती है कि तभी उसे उस कंपनी के फोन वाले बंदे की बात याद आ जाती है। उसने कहा था कि अगर वो एक बार इस लिक्विड को इंजेक्ट कर देती है तो वो हमेशा के लिए इसी तरह इसी बॉडी में रह जाएगी। इस बात को याद करके एलिजा को सू पे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी बॉडी की हालत उसी की वजह से हुई थी। इसलिए वो गुस्से में इस लिक्विड को सू के हार्ट में इंजेक्ट कर देती है। लेकिन अभी उसने आधा ही लिक्विड इंजेक्ट किया था तभी उसे बिलबोर्ड पे लगी फोटो दिख जाती है। तब उसे याद आता है कि उसे तो ये बड़ा शो होस्ट करना है और आने वाले दिनों में तो उसे अवार्ड भी मिलने वाला है। अब उसे ये फेम और पॉपुलैरिटी सब मिलने वाला था जिसके लिए उसने ये सब किया था। बस इसी लालच में वो आधा लिक्विड सू को इंजेक्ट नहीं करती। उसे डर होता है कि सू कहीं मर ना गई हो, इसलिए वो उसे जगाने लगती है। जब वो नहीं जागती तो वो उसे सीपीआर देती है, लेकिन फिर भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। इसलिए वो बॉडी स्विच करने का सोचती है, लेकिन जब वो नीडल सू को लगाती है तो उसमें से ब्लड फ्लो नहीं होता है। इसलिए वो स्विच किट का नीडल निकाल कर सू के हार्ट में इंजेक्ट कर देती है, जिससे वो फौरन होश में आ जाती है। लेकिन खुद के सामने एलिसा को देखकर वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इस बार दोनों में से कोई भी हाइबरनेशन में नहीं था। इससे पहले वो कुछ सोच समझ पाती, उसकी नजर उस टर्मिनेशन वाले इंजेक्शन पे पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा हो जाती है। उसे लगा एलिजा उसे मारना चाहती है, इसलिए वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। गुस्से में वो उसे इतनी बुरी तरह से मारती है कि एलिजा वहीं मर जाती है। एलिजा को मारने के बाद जब सू का गुस्सा शांत होता है तो उसे एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया है। उसे तो फ्लूइड भी नहीं मिल सकती जिसकी वजह से वो जिंदा है। खैर वो सब कुछ साफ सुथरा करके वापस शूटिंग के लिए चली जाती है। आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन था क्योंकि वो इस न्यू ईयर ईव शो को होस्ट करने वाली थी। इसके लिए वो प्रिंसेस की तरह रेडी हो जाती है। तभी अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम में जाने के बाद उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगता है और देखते ही देखते उसके आगे के 2 दांत टूट जाते हैं। उसे एहसास होता है कि ये सब उस फ्लूइड को ना इंजेक्ट करने की वजह से हुआ है, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था उस फ्लूइड को जनरेट करने का क्योंकि उसने खुद ही एलिजाबेथ को मार दिया था। उसे लगता है कि वो एक्टिवेटर यूज करके बच सकती है। बस इसी होप में वो घर जाने लगती है, लेकिन जब वो लिफ्ट में होती है तभी उसका एक नाखून उखड़ जाता है और देखते ही देखते एक कान भी टूटकर उसके हाथ में आ जाता है। लिफ्ट में उसके ऑफिस का एक एम्प्लॉय भी आ जाता है जिसे देखकर सू अपने कान को ढक लेती है और उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल एक्टिंग करने लगती है। लिफ्ट से निकलने के बाद वो एक गाड़ी लेकर अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर वो एक्टिवेटर निकालकर खुद को इंजेक्ट कर लेती है। उसे लगता है कि जिस तरह से एलिजा की बॉडी से उसका यंग वर्जन निकला था, ठीक उसी तरह उसकी बॉडी से भी उसका सबसे यंग वर्जन बाहर निकलेगा। लेकिन वो भूल चुकी थी कि ये सब्सटेंस सिर्फ एक ही बार यूज करना है। तभी उसे तेज दर्द शुरू हो जाता है और उसके आईबल्स इंक्रीज होने लगते हैं और देखते ही देखते उसकी पीठ फट जाती है और उसमें से सू और एलिजा का एक अजीब सा दिखने वाला हाइब्रिड वेरिएंट निकल आता है। ये वेरिएंट किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था। सू की दिमागी हालत खराब हो चुकी थी। उसे एहसास नहीं हो रहा था कि वो क्या बन चुकी है। वो अभी भी खुद को खूबसूरत मानकर रेडी होती है और इस हाइब्रिड बॉडी के फेस के ऊपर वो एलिजा की तस्वीर लगाकर शो को होस्ट करने के लिए निकल जाती है। वहाँ वो स्टेज पे चढ़ के स्पीच दे ही रही होती है कि तभी उसके चेहरे से वो फोटो गिर जाता है और लोग उसका भयानक हाइब्रिड चेहरा देख लेते हैं। लोग उससे डरकर इधर उधर भागने लगे और उसे मॉन्स्टर कहने लगे। वो लोगों से कहती रही कि मैं आपकी एलिजाबेथ स्पार्कल हूँ, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। तभी एक आदमी बेसबॉल बैट से उसके सर पे वार करता है जिससे उसका सर कटकर इधर उधर गिर जाता है और उसके सर के टुकड़े हो जाते हैं। इस वजह से उसका सारा खून पूरी स्टूडियो में फैल जाता है। लोग उसके खून से नहा लेते हैं। अब लोग वहाँ से जा चुके थे और एलिजाबेथ की बाकी की बॉडी भी टूटकर बिखर जाती है और किसी कीड़े की तरह वहीं पर रेंगने लग जाती है। अब बस एलिजाबेथ का वो चेहरा ही बचा हुआ था जो रेंगते हुए उसके स्टार के पास पहुँच जाता है। वो आसमान में सितारों को देखकर मुस्कुरा रही थी जैसे उसे सुकून मिल गया हो। तभी उसके ऊपर स्पॉटलाइट पड़ता है और उसका बचा हुआ चेहरा भी ब्लास्ट हो जाता है और बचता है तो सिर्फ खून। और सुबह इस खून को साफ कर दिया जाता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।